नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, महाराष्ट्र के घमासान की, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है। अब वो महाविकास अघाड़ी हो, महायुति हो या अघाड़ी, पटरी पर किसकी है गाड़ी? इस सवाल का अभी भी सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि दोनों ही खेमों से तस्वीर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल, कि सब कुछ ठीक है, कोई गतिरोधक नहीं है आगे। पर पिछले 24 घंटे में दो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वो दरअसल असल कहानी, पर्दे के पीछे की जो कहानी है, उस सच को भी बयां करती दिखाई देती है। अब आज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के घर पर 4 घंटे बैठक चली महायुति की। इसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सब लोगों को बुलाया गया। अब बीजेपी ने 99 अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। एकनाथ शिंदे गुट, असल शिवसेना 45 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अजित पवार ने भी 38 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब कुल मिलाकर 106 बच जाते हैं। दिलचस्प बात क्या है, पेच कहां है? भाई, कुल कितनी सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, यह आंकड़ा अभी तक नहीं बताया गया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये तो नाम तो अनाउंस कर दिए 106, वो आखिरी आंकड़ा सामने क्यों नहीं आ रहा? और एक दूसरे को नसीहत भी दी जा रही है कि फलाने उम्मीदवार को ना खड़ा कीजिए या उस नेता को उम्मीदवार ना बनाइए। जैसे नवाब मलिक पर, उस नाम को लेकर अजित पवार पर दबाव बनाया गया, प्रदीप शर्मा को लेकर भी यह दबाव बनाया गया कि इनसे आप दूरी बनाइए, तो खारिज भी हुआ नवाब मलिक का नाम। अब यह बीजेपी चाह रही है। अमित शाह ये भी कहते पाए गए हैं, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी आ रही है कि बागियों को दल टिकट ना दें, मतलब समीर भुजबल, एनसीपी अजित पवार गुट के मुंबई अध्यक्ष, टिकट नहीं मिला, बागी हो गए, इस्तीफा दे दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया नांदगांव से। तो अमित शाह ने यह सलाह दी है, नसीहत दी तीनों ही दलों को कि एक दूसरे के बागियों को आप ना उतारें, बागी कहीं खेल खराब ना कर दें। तो यह तो महायुति की बात हो गई। महाविकास अघाड़ी की अपनी परेशानियां हैं, कहने को वो भी कह रहे हैं ऑल इज वेल। और कल तो संजय राउत और नाना पटोले, खास ये दो नाम पर मैं तरजीह तवज्जो देना चाहूंगा, अच्छी खासी खींचतान इन दोनों के बीच चली, खटपट भी हुई। पर ये साथ आए, साथ में जयंत पाटिल भी थे कि जी फॉर्मूला क्रैक हो गया है। 270 सीटें तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी की, वो लड़ेंगी। 18 सीटें हमने इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दी हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, समाजवादी पार्टी भी आ जाएगी, वाम खेमे के दल, बाकी छोटे दल, 18 सीटें उनको, और हम जी 85 लड़ेंगे। अब गणित सही से फला नहीं पाए, कह गए 270 हमने आपस में हम बांटेंगे, 85 भाई 85 तो 255 होता है। 15 सीट किसके खाते में जाएंगी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, यह क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। पर यह बात जरूर छन छन कर सामने आ रही है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है मुंबई और विदर्भ में सीटों को लेकर। सीटों के नाम भी सामने आ रहे हैं, वर्सोवा, भायखला, अहेरी, दक्षिण सोलापुर, पराडा, सांगोला, श्रीगोंदा। अब यहां
विदर्भ की तरफ भी जा रहे हैं, नागपुर दक्षिण, अरमोरी, रामटेक, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बासमत। पर सवाल यह है भाई, सब बराबर? शरद पवार यहां पर खेल कर गए क्या? कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही लेवल पर ला दिए गए? और अब क्या दरअसल खींचतान चल रही है शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच? कांग्रेस, जो हमारे पास खबर आ रही थी 100-105 से नीचे आने को तैयार नहीं, अब 105 की तो सूरत ही खत्म हो गई। 85 तो तीनों ने आपस में बांट ली, उसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब 15 कांग्रेस लड़ेगी क्या? यानी कि शिवसेना 85 में मान जाएगी क्या? या 5 शिवसेना को 10 कांग्रेस को? किस तरह से किया जाएगा? एनसीपी ने 44 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, अभी 41 और बचे हैं। और इसमें लोकसभा चुनाव में किसका प्रदर्शन कैसा था, क्या वो भी आंका जाएगा? अब यहां पर कांग्रेस ने 17 सीटें लड़ी थी लोकसभा चुनाव में, 13 पर जीत हासिल की, यानी कि 76% स्ट्राइक रेट। शरद पवार गुट ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा लोकसभा का, 8 जीत ली, तो 80% का स्ट्राइक रेट। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़े 21, लेकिन सबसे कम स्ट्राइक रेट 43 का उनका रहा, क्योंकि 9 ही सीटें जीती। तो ये बराबरी का खेल, ये दरअसल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अभी दिक्कत आनी बाकी है क्या? और उधर महायुति की भी बात करें तो वहां भी स्ट्राइक रेट को लेकर एक दिलचस्प बात जो सामने आती है, आपको बताना जरूरी है। 28 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 9 ही जीत पाई, 32 का स्ट्राइक रेट। जबकि एकनाथ शिंदे गुट 15 सीटों पर लड़ा और 7 जीती, स्ट्राइक रेट 47% का था। तो क्या वो 80-85 सीटों पर मान जाएंगे? और चेहरा तो अभी एकनाथ शिंदे ही है। और सबसे बुरा स्ट्राइक रेट था एनसीपी अजित पवार गुट का, 4 सीटें लड़ी, 1 ही जीती, 25% का। 6 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त बना पाए। अब उनको 50-55 दी जाएंगी तो ये कमजोर कड़ी भी होंगी क्या? और इसीलिए लास्ट मिनट तक ये खींचतान चल रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र का घमासान, सीटों पर जारी खींचतान और महायुति वर्सेस अघाड़ी, पटरी पर किसकी गाड़ी? यानी कि पटरी पर गाड़ी किसकी है और किसकी उतरती भी दिखाई दे रही है। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, एसके सुपारीवाला शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कृष्णा हेगड़े एकनाथ शिंदे गुट, असल शिवसेना हम कह सकते हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, महेश चौहान शरद पवार गुट एनसीपी का जो है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। पर अभय दुबे, हम साथ साथ हैं, 85 का ये खेल हुआ, वो 15 सीटें किसके खाते में जा रही हैं? 24 घंटे से ज्यादा हो गए, आपने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो 15 कहां जा रही हैं ये नहीं पता लग पा रहा। धैर्य रखिए। पहले तो ये प्रचारित किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन दल में सीटों की घोषणा नहीं हो रही, बहुत मनमुटाव है, आपस में द्वंद्व है। लेकिन हमने इसको पहले ही फॉर्मुलेट कर लिया था। हमने कहा था 90% सीटों पर सब हमारी सहमति सारे दलों की बन गई है। आज आपने जो जिक्र किया है,
आज के सहित 4 बैठकें अमित शाह साहब के घर पर हो चुकी है। सबसे पहली बैठक में इन्होंने अजित पवार को नहीं बुलाया। अजित पवार गुट ने भारी नाराजगी व्यक्त की जो 3 अक्टूबर को हुई थी। उसमें अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब थे। उसके बाद 18 तारीख को 18 अक्टूबर को हुई, 23 अक्टूबर को हुई और कल हुई। सबसे बड़ा टकराव कहां प्रारंभ हुआ? सबसे बड़ा टकराव प्रारंभ हुआ कि शिंदे जो सेना है उसकी 5 सीटें जो 90 सीट से अधिक घोषित की भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें 5 सीटें धुले शहर की, देवली की, अचलपुर की, नाला सोपारा की, उरण की, वो शिंदे सेना मांग रही थी डेस्परेटली। उसको एक तरफा नकार दिया और एक टिकट ऐसा दिया इन्होंने सुलभा गायकवाड़ को, गणपत गायकवाड़ की वाइफ, वो गणपत गायकवाड़ जिसने थाने में जाकर शिंदे सेना के नेता को गोली मारी। और ये गणपत गायकवाड़ ने बयान दिया था कि अगर ये मुख्यमंत्री रहा तो क्रिमिनल्स बढ़ जाएंगे और इसने अपराधी बनने पर मजबूर किया, मुझे इसको हटना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश ये दिया कि अब ये प्रासंगिक नेता नहीं है, अबे जो शिंदे सेना है उनके लिए वो दल दुश्मन की रणनीति दूसरी बड़ी बात, परखनी भारतीय चाहिए, जनता कसौटी पार्टी पर ने कसनी चाहिए, उनकी रणनीतियों पर नजर तो रखनी चाहिए। पर वहां इतनी नजर रखे हुए हैं, जो सवाल मैंने पूछा उसके बारे में बताने को तैयार। वो 15 सीटों का क्या है, वो क्या रहस्य है? आपने तो कहा 270 आपस में हम लड़ेंगे, तो 85 तो 255 होती हैं। वो 15 किसके खाते में जा रही हैं? देखिए, अभी तो हमने कहा कि 285 सीटें हमने 85 सीटें 255 हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ली। बची हुई सीटें जो हमारे गठबंधन दल हैं, लेफ्टिस्ट हैं, समाजवादी पार्टी अन्य हैं, उन पर चर्चा चल रही है कि वो कितने दलों में वो तो 18 छोड़िए ना उनके लिए, 15 किसके खाते में जाएंगी? तीनों ने एक स्वर में कहा है कि हमारा गठबंधन सीटें जीतने के लिए है, सीटें सिर्फ बांट लेने के लिए नहीं है। तो जहां पर जो अनुकूलता होगी सीटें जीतने की, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो और वो भी अनुकूलता नहीं आ रही, मतलब अभी प्रतिकूल वातावरण विदर्भ और मुंबई को लेकर बना हुआ है, खींचतान चल रही है अभी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% सीटों पर सहमति, सिर्फ जो अन्य दल हैं उनको सीटें देनी, और वो भी हमको ताकत लगाकर पूरे गठबंधन। भाई आपने बड़ी दरियादिली दिखाई है ना आज। अविनाश पांडे और अजय राय वो आए उत्तर प्रदेश में, जी हम तो इंडिया के प्रति समर्पित हैं, कमिटेड हैं, जीत ज्यादा जरूरी है, हम चुनाव में उतरेंगे ही नहीं, पूरा समर्थन दे देते हैं समाजवादी पार्टी को। वहां सारी सीटें अब समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग लड़ेंगे, कांग्रेस नहीं। यहां 15 का सस्पेंस बना रखा है आपने। नहीं, वहां तो उत्तर प्रदेश में मैं गवाह हूं, मैं उस लूप में था, मुझे पता था। जब प्राथमिक बातचीत हुई थी तभी यह तय हुआ था कि हमको सीटें जीतने के लिए लड़ना है, इसलिए हमको, ये मैंने शो में भी कहा था आपके। तो महाराष्ट्र में जीतना नहीं है क्या? महाराष्ट्र में तय कर दीजिए। जीतने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र में तय कर दिया संदीप चौधरी जी, जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। चूंकि ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं है उसके अनाउंसमेंट का। मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, जिन पर खुद आरोप लगाते थे, उनको टिकट दिए। हारे हुए लोगों को आप देखिए, लोकसभा में हारे सुधीर मुनगंटीवार और मिहिर कोटेचा, उनको टिकट दिया। और फिर कहते थे कि साहब, जो सबसे बड़ा सेना के खिलाफ भ्रष्टाचारी अशोक चौहान, सबसे पहला टिकट घोषित किया उसकी बेटी जया चौहान का, नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे, धनंजय महाडिक के अमल महाडिक, राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे, शिवराज पाटिल जी के पोते संभाजी पाटिल, विनोद शेलार, आशीष शेलार, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भाई, दोनों को टिकट। मतलब 100 सीटों पर नहीं अड़ेगी ना। कांग्रेस का कंठ डूब गई भारतीय। स्ट्राइक रेट 76% था, मैंने स्ट्राइक रेट का भी जिक्र किया है, और सिर्फ 43% स्ट्राइक रेट था शिवसेना का। तो आप 100 सीटों पर नहीं अड़ने वाले हैं, या 5-5-5 90-90-90 अनाउंस कर दीजिए कि भाई सब 90 पे लड़ेंगे तीनों पार्टियां। 160 विधानसभा से अधिक सीटें जीतेंगे। जो लोकसभा में परिणाम था वो दोहराया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, 17 में से 13 हम जीते थे, एनसीपी 10 में से 8 जीती थी, शिवसेना 21 में से 9 जीती थी। लेकिन हम लोगों ने बड़ा हृदय किया, चूंकि हम लोगों की तो यहाँ भी बड़ा हृदय करेंगे। ठीक है, अब फाइनल शिवसेना 100 सीटें चाहेगी तो दे देंगे।
नहीं, बड़े हृदय के बगैर काम नहीं। देखिए, बड़ा हृदय रखना पड़ेगा सभी राजनीतिक दल। चलिए, बड़ा हृदय रखना पड़ेगा। अब बड़ा दिल तो सब दिखा रहे हैं, पर ये आपकी सीटों का ब्रजमोहन भाई अभी तक ऐलान ही नहीं हो रहा है। अपने उम्मीदवार आप घोषित कर रहे हैं, 99 कर दिए बीजेपी ने, 45 कर दिए शिंदे गुट ने, आपने भी 38 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, पर किसके पल्ले कितनी सीटें आएंगी ये आप बताने को तैयार नहीं। क्या हो गया? 4-4 घंटे बैठक करनी पड़ रही है। संदीप जी, देखिए, हम लोग इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा कठिन चुनाव भी है, क्योंकि पिछले 5 साल में वहाँ दलों में जिस प्रकार से विभाजन हुआ है, वहाँ मतदाता तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हमको बेहतर उम्मीदवारों की ज़रूरत है। अगर हम लोग अच्छी एक्सरसाइज करके, अच्छी योजना के साथ अपने प्रत्याशियों को देश महाराष्ट्र की जनता के सामने रखना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये जरूरी भी है। हम INDIA की तरह अति आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं हैं कि उनको तो पूरा विश्वास है कि उनकी तो सरकार बनने वाली है, तो मुबारक, क्योंकि उनकी इस सारी जो सोच है उसको भाई संजय राउत जी और नाना पटोले जी प्रतिदिन उसको पलीता लगाते हैं, तो वो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम लोग निश्चित रूप से तीनों हमारी जो पार्टी के नेता हैं, उन सब लोगों ने बैठकर एक बेहतर एक्सरसाइज की है, बेहतर एक्सरसाइज की है। आपको लगातार नसीहत दी जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, नवाब मलिक को मत खड़ा करना, प्रदीप शर्मा का नाम मत लो, समीर भुजबल आपके मुंबई अध्यक्ष वो पार्टी छोड़कर चल पड़े इस्तीफा देकर, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पलीता कौन लगा रहा है? महायुति में भी तो पलीता लग रहा है। वो देखिए, नहीं, देखिए, नहीं, ये आना जाना थोड़ा सा रहेगा, इस पे कोई, इसको सभी राजनीतिक दल समझते हैं। ये शुरुआत की एक प्रक्रिया, आना जाना ना चले, ये भी तो नसीहत दी। आज अमित शाह ने कि बागियों को मत देना टिकट, कि कहीं हमारा बागी आपके पास आ जाए, आप खड़ा कर दो चुनाव। ठीक है ना, ये बात नहीं, ठीक है, अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो अब हम गठबंधन में हैं। अगर हमारी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, गठबंधन का वरिष्ठ नेता कोई सलाह देता है या कोई बात रखता है, तो उसको सुनने में और मानने में क्या ऐतराज है? अगर वो हम लोगों को, सारे गठबंधन की मजबूती को बनाने वाला है, अगर उनका निर्देश, तो उसका पालन किया जाएगा। इस पर कोई गलत, मैं नहीं सोचता इसमें कोई गलत बात है। मैं खासतौर से एक बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति है महाराष्ट्र में, हमारा उद्देश्य एक महाराष्ट्र को बेहतर महाराष्ट्र बनाने का है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हम लोग अपने प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं ये तो बता दीजिए। हमारे पास महाराष्ट्र के विकास ब्रजमोहन श्रीवास्तव कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, ये तो बताइए। यही नहीं पता लग रहा अभी तो असल सवाल यहाँ है, फिर मुद्दे और बाकी चीजों पर आएंगे। है हमारे पास महीना अभी। नहीं संदीप जी, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से यहाँ पे असहमत हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य महायुति की सरकार बनाना है। आप कह रहे हैं कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, मेरा कहना यह कि हम वहां पे अपनी सरकार बनाने के लिए बेहतर से बेहतर उम्मीदवारों को लेकर आ रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल एक तरफ रख दिया है कि बीजेपी के कितने होंगे, शिवसेना के कितने होंगे या एनसीपी के कितने होंगे। जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो सब ये हमारे ही तो हैं, हम उनको लेकर आना चाहते हैं। और हमने इसको 288 को अलग अलग खेमे में नहीं बांटा है, ये 288 हम लोगों के हैं, और इसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी रखी है। तो मैं आपसे खासतौर से बात जो कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानती है कि महाराष्ट्र के हित में कौन सी सरकार होगी। वो लोग इस बात को जानते हैं कि महायुति की सरकार ने जितने पुराने काम थे जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी, अधिकतर में उन्होंने फैसले करके जनता के सामने उनको रखा है। वो मैं दूसरी 2-3 बार बात बता चुका हूं दर्शकों को, दिल्ली की सरकार हमारे साथ है। आचार संहिता लागू होने से 10 दिन पहले 1200 1250 आपने फैसले लिए। सारे ही फैसले अभी तक के लिए शायद बचा रखे थे, पर ये सीटों के बंटवारे में पेच क्या है? कृष्णा हेगड़े, आप तो ताल ठोक रहे थे कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ये 50-55 सीटें ज्यादा दी जा रही हैं क्या? तो अजित पवार गुट को और आपको 80-85 पर ही बांधा जा रहा है, उससे संतुष्ट नहीं है। खेल असल में यहीं फंसा हुआ है कि नहीं? संदीप भाई, ऐसा है कि मुझे पता नहीं कि कांग्रेस के लोग सिर्फ जासूसी करना जानते हैं। तो अभय जी कह रहे थे अमित शाह जी के घर में ये हो रहा है, अजित पवार को ये हो रहा है, इसको लिया नहीं उसको लिया, पता नहीं। हमारे से ज्यादा तो इनको पता है, लगता है जासूसी का नया
डिपार्टमेंट खोल के रखा है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात यह है कि देखिए हमारा 182 सीट हमने डिक्लेयर कर दिया है, कैंडिडेट्स का नाम भी हमने दे दिया है। हाँ। अभी 106 कैंडिडेट का नाम देना बाकी है। अमित शाह जी के साथ आज मीटिंग हुआ है दिल्ली में, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। अभी रात तक हमारा जो बाकी का लिस्ट है वो भी निकल जाएगा और कल तक पूरा लिस्ट हमारा है वो निकल जाएगा। हमारा जो फॉर्मूला है ऑलरेडी 155, 78 और 54, 55 का फॉर्मूला है तीनों पार्टी में, प्लस और माइनस 1 या 2 सीट। जो आपने कहा महेश बाल्डी उड़न का है, तो महेश बाल्डी तो अपक्ष जीत के आया था और वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से जीत के आया था, तो उसको अगर भारतीय जनता पार्टी तो टिकट मतलब देती है गठबंधन को तो वो तो लेकर उनका कोई ही दिक्कत कैंडिडेट है। नहीं है। उसमें 4-4 घंटे कई बार बातचीत क्यों हो रही है? 4-4 घंटे और औपचारिक घोषणा आप करते नहीं है। यहाँ नहीं, आपने देखिए- बड़ी सरलता से बता दिया 155 बीजेपी देखिए, जब- लड़ेगी, 78 पर हम लड़ेंगे, 54 के करीब पर लड़ेगी देखिए- एनसीपी अजित पवार गुट। पर्दे के पीछे इतनी संदीप भाई लंबी देखिए लंबी मैं वो बैठकें मीटिंग क्या में नहीं क्या था, बता लेकिन रही मैं है? आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, देखिए जब आपको जीतना है तो आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है और वो अमित शाह जी हमारे चाणक्य है और उन्होंने बना लिया ही होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो बागी है उसको एक दूसरे के जो पार्टी है हमारे सहयोगी वो एक दूसरे वो बागी को एडजस्ट नहीं करे, वो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट बात है। अगर हमारे कैंडिडेट में अगर हमको लगता है कि हम कैंडिडेट स्वैपिंग करेंगे और एक्सचेंज करेंगे और वहां पर अगर शिवसेना के जगह पे बीजेपी का व्यक्ति हमारे सिंबल से खड़ा होगा और जीत सकता है, या हमारा कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल से खड़ा होकर जीत सकता है, तो इंटरनल स्वैपिंग या इंटरनल एक्सचेंज में कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़कर हमारे सहयोगी के पास जाता है और कहता है कि भाई हमको टिकट दो, तो अमित शाह जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो 106 कैंडिडेट अभी बाकी है जिनका नाम आज शाम तक और कल तक रिलीज होगा, तो ये जो कैंडिडेट्स है हमारा जो पूरा विनेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और जो लोगों के बीच में काम करे ऐसे हम कैंडिडेट देना चाहते हैं। पहले लिस्ट में मेजोरिटी जो है वो सिटिंग एमएलएस का जो नाम है वो तीनों पार्टी ने ऐलान किया था और कल तक मुझे लगता है कि ये दूसरे जो लिस्ट है एक और उसमें भी खबर जो आ सभी रही है तीनों घटक कृष्णा अपने अपने हेगड़े, वो कैंडिडेट बड़ी अनाउंस करेंगे। अहम हो सकती है आने वाले दिनों में। खबर ये आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर है एबीपी न्यूज की, मेरी सहयोगी मेघा ने ये खबर ब्रेक की है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में ही रैलियां करेंगे महाराष्ट्र में। सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, आप लोगों के उम्मीदवारों के लिए, मतलब महायुति के उम्मीदवारों के लिए, लेकिन 14 के बाद वो विदेश में रहेंगे। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो वो आखिरी 5 दिन होंगे उसमें प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में नहीं होंगे। ये आपके लिए सेटबैक तो नहीं है? देखिए प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता है, एनडीए के नेता है, महायुति के भी वो नेता है और वो अगर हमारे लिए आए तो हमारे बहुत लिए अच्छा होगा, हमारे सभी कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा होगा। और अगर सम्मान्य मोदी जी का प्री ऑक्यूपाइड पहले से कोई टूर है तो देश के हित में वो काम कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी जो भी वो देश के बाहर भी करते हैं तो यहाँ पर तो प्रसार होता ही है। मतलब और मोदी जी आप जानते हैं कि मोदी जी मुतमईन है, हर घर में आश्वस्त जाते हैं, है हर घर से बात करते बीजेपी हैं, मन कि की बात करते प्रधानमंत्री मोदी ना भी प्रचार करें, आखिरी के 5 दिनों में जीत हमारी है, या थोड़ा तनाव भी दिख रहा है कि कहीं हार देखिए, ना हो? नहीं बिल्कुल नहीं संदीप जी। देखिए हमारे सम्मानीय मोदी जी हमारे नेता है, हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता है और 3 बार हमको सरकार में लेके आए और वो खुद 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उनके नेतृत्व में महायुति की जीत होने वाली है। कि एसके सुपारी वाला, अब महायुति की बात की, जो यहां पर अंदर कुछ ना कुछ खींचतान, कुछ ना कुछ तो पक रहा है। आपके यहां पर क्या पक रहा है? ये कांग्रेस और आपकी पार्टी के बीच में टकराव हो रहा है क्या? 15 सीटें ये किसके खाते में जानी चाहिए? आप भी चाह रहे हैं 100 पे आप लड़े, कांग्रेस चाह रही है 100 पर वो लड़े। लड़ाई यही है क्या? कैसा है ना कि जब स्ट्रॉन्ग पार्टीज मिलती है ना तो ये सब बातें होती है। हम लोग महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, और ये सभी जानते हैं, सबके चेहरे बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है।
बहुत घबराए हुए हैं लोकसभा इलेक्शन के बाद महायुति वाले, और अभी इनको यही फिक्र है कि आगे हम किस तरह महाराष्ट्र की स्ट्रैटेजीज बनाने में, इनको 4-4 घंटे जो लग रहे, सिर्फ सीट शेयरिंग में नहीं लग रहे, इनको 4-4 5-5 घंटे मीटिंग में जो लग रहे हैं, वो इनको ये फिक्र में लग रहे हैं कि हम क्या स्ट्रैटेजी बनाए, आप किसको खरीदे और किधर कौन सी मशीन को दबाए ये और कौन सा 15 बटन सीटों दबा का के एक सस्पेंस जादुई क्या है, चिराग को घसकर उस पे से पर्दा हटा दीजिए ना सुपारी वाला साहब। देखिए कैसा है, हम खुद भी चाहते हैं, क्योंकि ये कितनी सारी सीटें तो ऐसी है जहां पर मैं खुद कैंपेनिंग के लिए बड़ा बेताब हूं, और मैं जंग के लिए बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। और ये हमें पता है कि महाराष्ट्र में हम फिर से, हमारी जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है, हम बड़े अच्छे से और बड़ी मेजोरिटी के साथ आने वाले हैं। वक्त ही बताएगा, अभी थोड़ा तो सा जीत सब्र हम सबसे सब बड़ा करें। पैमाना होता है ना। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76% था लोकसभा चुनाव में, आपका था 43%, 43%। कांग्रेस का हक नहीं बनता क्या ज्यादा सीटों पर लड़ने का? अब लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में बड़ा फर्क रहता है। स्टेट में, महाराष्ट्र में हमेशा से ठाकरे की तूती बोलते आई है, आज तो सभी लोग ने एक्सेप्ट किया है, यहां तक के कांग्रेस भी ये जानती है कि हमें उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शरद पवार जी के साथ गठबंधन करने के बाद हमारा फायदा ही हुआ है, लोकसभा में कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, लोकसभा और को ऐसा छोड़िए, अगर मुख्यमंत्री सभी को 2019 पता के है। विधानसभा चुनाव की भी बात करूं, एसके सुपारी वाला, तब आप बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। बीजेपी 164 सीटों पर लड़ी, 105 जीती, उनका स्ट्राइक रेट 64 था। आप 126 पर लड़े और 56 जीती, तब भी आपका स्ट्राइक रेट 44%। आप 2 सीटों में से एक ही सीट बमुश्किल जीत पाते हैं, उससे भी थोड़ा कम ही है ये आंकड़ा। बीजेपी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने उनका आपको स्ट्राइक रेट बताया ये अच्छा था। सारे संदीप जी, मैं यही बोलना चाहता हूं कि अभी आंकड़े पूरे बदल चुके हैं। अभी आपके स्क्रीन पे जो आंकड़े आ रहे हैं, जो बीजेपी का नजर आ रहा है, इंशाल्लाह वो आपको शिवसेना यूबीटी का नजर आने वाला है। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ये बार की जंग कुछ अलग ही है। पूरी पब्लिक का जो वेग है, सब्र, हम रास्ते में उतरते हैं, हमें हमें पता है तो महाराष्ट्र सब्र की करना पब्लिक आता है, पर बहुत सारी फिर बातें खुलकर जो सामने नहीं आ पा रही है महेश चौहान, इसमें शरद पवार ने भी थोड़ा खेल कर दिया। मतलब आप भी 85 पर लड़ेंगे, सबको एक लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। अब एनसीपी दरअसल तो महाविकास अघाड़ी में तीसरे नंबर का ही पार्टनर है ना, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो, पर अब 85 संदीप जी देखिए, 85 और 18, अभी सिर्फ 15 सीटें बाकी है, और 15 सीटों पर भी बहुत से जल्द उसका भी फैसला हो जाएगा और उसकी भी अनाउंसमेंट की जाएगी। अभी आप देखिए, आपके यहाँ पर इस डिबेट में अजित पवार जी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। अभी शिवसेना शिंदे जी के प्रवक्ता ने कहा कि उनका ऑलरेडी 155, 78 और 54 या 55 ऐसा उनका सीट शेयरिंग का बंटवारा हुआ है। तो आप वो दोनों से पूछिए कि 155, 78 और 54 ज्यादा अच्छा है कि 85। अगर उनको ये मौका दिया जाए कि उन्हें भी 85, वो उन्हें आनंद होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम ये चुनाव जीते। चुनाव हारने के लिए हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर या एक भी मजबूरी गलत हो रही फैसला, है, सब एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, तो शरद पवार को ही हैड टू पुल दैट रैबिट आउट ऑफ हिज हैट कि भैया बराबर ही कर लो, छोड़ दो, फिर ना कोई जीता ना कोई हारा। संदीप जी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शरद पवार जी बहुत एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी नेता है। देश में जितने भी अनुभवी और एक्सपीरियंस सीनियर नेता है, उनमें से एक शरद पवार जी है। उनके अनुभव का फायदा अगर सीट बंटवारे में होता है और एक सही निर्णय की तरफ हम जाते हैं, तो क्यों ना हो। और उन्हें कांग्रेस और सबसे ज्यादा फायदा तो वो उठा ले गए, शरद पवार, आपकी पार्टी उठा ले गई, आप बराबर में आकर खड़े हो गए, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। सर, किसे कितनी सीट बंटवारे में मिली, इससे ज्यादा कौन चुनाव जीत के आएगा, किसकी सीटें ज्यादा जीत के आएगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शरद पवार जी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो गलत फैसला नहीं लेंगे। अगर आपने देखा होगा, शुरू से ही इन चर्चाओं में उन्होंने कम आंकड़ों पर ही इंसिस्ट किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें 100 चाहिए, अभी हमें 150 चाहिए। आप अगर ये
आज तक उस पर निर्णय हो नहीं रहा है। और आज जैसे कि आपने कहा 155 सीटों का निर्णय हो गया है और सिर्फ अभी 15 सीटों का निर्णय बाकी है। सॉरी, 255 सीटों का निर्णय हो गया है और सिर्फ 15 सीटों का निर्णय बाकी है, तो वो भी बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। प्राथमिकता यही है कि जीतने की क्षमता किसमें है और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार कहाँ आप लड़ेगा। कांग्रेस तो के बागी भी थोड़े कान खींच रहे हैं क्या, उनके नट टाइट कर रहे हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस ने जीत के मुंह से हार खींच लेकर जो आए और सबको जो ठेंगा दिखाया था कि अब आप उनको आईना दिखा रहे हैं, दरअसल खेल यहां पर भी आ गया है क्या? संदीप जी देखिए, हरियाणा में जनता ने जो मैंडेट दिया वो सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और कांग्रेस ने भी उनकी जो भी कुछ गलतियां हुई होगी तो उन्होंने उस पर विश्लेषण किया होगा और उन्हें पता है कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह कि अगर हरियाणा जैसे छोटे राज्य के जनता ने दिए हुए मैंडेट को हम सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करते हैं तो लोकसभा में पूरे देश ने जो निर्णय दिया उस मैंडेट का भी सम्मान पूर्वक बिल्कुल सम्मान किया भी जा रहा है, पर वो मैंडेट अब क्या बदल जाएगा? यहां पर कहानी आकर वो राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, यही तो यक्ष प्रश्न है अपने आप में। पर अबे दुबे, क्या हरियाणा ने मौका दे दिया है इंडिया गठबंधन के बाकी घटकों का कि वो कांग्रेस को, आपकी पार्टी को आईना दिखाए? अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि भैया 2 से ऊपर नहीं दूंगा, आपको करना पड़ा कि अच्छा भाई हम तो 5 लड़ना चाह रहे थे, चलिए अब हम आपके साथ आएंगे। शरद पवार ने कह दिया कि नहीं नहीं सब बराबर की सीट लड़ेंगे, वो आपको मानना पड़ रहा है। तो रियलिटी चेक हो रहा है क्या कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में? ना तो अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का अहित चाहते हैं, ना शरद पवार जी अहित चाहते हैं। अगर हमारी पार्टी के प्रति ये दल सद्भावना प्रकट करते तो इसमें बुरी बात क्या है? हम आत्मसात करते हैं सामूहिक निर्णयों को। आज जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आत्मघाती कदम उठाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। आपने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी आखिरी दिनों में रैलियां नहीं करेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी बनाई इन्होंने की मोदी जी को अगर दूर रखोगे तो कुछ संभावना महाराष्ट्र में बन सकती है, क्योंकि सबसे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती। 19 रैलियां मोदी जी ने की थी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में। इनसे पूछ लीजिए कितनी सीटें जीते, 28 में से सिर्फ 9 सीटें जीते। तो यह आभास इस गठबंधन दल को हो गया कि उनको दूर रखना पड़ेगा। नहीं, ये बात आप लोग कह रहे थे हरियाणा के चुनाव में भी कि 2014 के विधानसभा चुनाव में 11 रैलियां की, 2019 में 7 और इस बार सिर्फ 4 की प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में। पर सरकार तो बीजेपी की बन गई। तो ये थोड़ा बहुत जो सीटें मिली भाजपा को वो उसको उनको समझ में आ गया हरियाणा में। लेकिन हरियाणा में मुद्दा दूसरा है। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहूंगा प्रजातंत्र बचाने की 20 शिकायतें हमारी है, वो एक अलग विषय है जिसमें 99% बैटरियों का मुद्दा था, बैटरी चार्ज मिली है, वो प्रामाणिक मुद्दा था, उसको छोड़िए। आज मैं कह रहा हूं, एक शिंदे सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमने आखिरी दिनों में बहुत बड़े निर्णय। क्या निर्णय लिए इन्होंने आखिरी दिनों में? प्रधानमंत्री जी ने फोन किया कि मुस्लिमों को रिझाओ भाई, उनके जो बीएड डीएड के टीचर हैं 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000 सैलरी कर दो। मौलाना आजाद मुस्लिम बोर्ड की 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दो। एक के बाद एक मोदी जी और अमित शाह का सरकार करती है, वो ठीक है, वो ठीक है। अब है पर संदीप सोनवलकर, दोनों ही गठबंधनों की ताकत और पटरी पर कौन है उसका अगर आकलन किया जाए, पहले अबे रुकिए हो गया, अबे हो गया। महायुति की बात करें, अब महायुति बीजेपी की बात को टाल नहीं सकते। एकनाथ शिंदे ना अजित पवार, 4-4 घंटे फिर भी बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी 182, पर 106 का पता नहीं, फाइनल आंकड़ा भी नहीं पता। कृष्णा हेगड़े तो बता रहे हैं कि 155, 78 और 54 का है आंकड़ा, पर औपचारिक घोषणा क्यों नहीं हो रही? कहां अटका हुआ है पेच? देखिए संदीप, मुख्य जो पेच अटका हुआ ये है कि बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार उतार दिए या इन लोगों ने अपने जो उम्मीदवार है वो सब सिटिंग लोग हैं, जो सिटिंग लोगों को टिकट दे दी। लेकिन जो गैर सिटिंग जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसका बड़ा पेच है। इस बात को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। दूसरी खींचतान चल रही है
कि अब अजीत दादा कह रहे हैं कि मैं अपने चाचा को जवाब क्या दूंगा, चाचा ने तो 85 सीट ले ली और मैं छोड़ के आया और मुझे सिर्फ 58 सीट दे रहे हैं, तो वो अब फंस गए हैं। तो इस तरह से अब जो खींचतान लगातार चल रही। दूसरा, पूरे महाराष्ट्र में खेला चल रहा है कि एक पार्टी का उम्मीदवार दूसरी जगह अपने ही गठबंधन में दूसरी जगह सीट ले रहा है। इसको लेकर बड़ी नाराजगी, जो आपने कहा कि बागियों को टिकट ना दे, लेकिन वही बागी तो टिकट चुनाव जीतेंगे। अब देखिए, कोई कह सकता है कि मतलब राणे साहब के बेटे दोनों उस अब एकनाथ शिंदे के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी में थे। समीर भुजबल जो है वो दूसरी जगह जा रहे हैं अजीत पवार साहब के साथ। तो ये तमाम मसले इस समय अटके हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये अटका हुआ है, वो ये है कि इस बार बीजेपी चाहती कि अजीत पवार को पीछे दिखाया जाए, क्योंकि ये बीजेपी जो अजीत पवार बोझ बन गए हैं उससे थोड़ा दूर दिखाते हुए कैंपेन को आगे लेना चाहती है। इसको लेकर बड़ी खींचतान आपस में चल रही है। और ये महाविकास अघाड़ी की बात करें कि जी 270 तो हम आपस में बांटेंगे, 18 छोटे दलों को, बाकी और घटकों को दे देंगे, तो ये 15 पे सस्पेंस क्यों बना रखा है? ये किसकी लड़ाई है? ये किसके खाते में जाएंगी? संदीप, देखिए, ये खेला तो शरद पवार साहब खेल गए। शरद पवार साहब ने बड़े आराम से 2 खेल एक साथ खेले। एक तरफ तीनों दलों को बराबर दिखा दिया, दूसरा तरफ अपने भतीजे को मैसेज दे दिया कि तुम भले टूट के चले गए, इज्जत तो यही मिली, वहां तो इज्जत भी नहीं है, तुमको सीटें भी नहीं मिल रही। अब ये बहुत बड़ा मैसेज आप समझिए, पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में जब शरद पवार साहब घूमेंगे, कहेंगे कि मेरे उम्मीदवार ज्यादा हो गए अजीत पवार से, तो संदेश तो साफ है कि कौन सरकार में आने वाला है या किसकी चलने वाली है, की लड़ाई में इसे यूज किया जाएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि शरद पवार साहब ने तो खेला कर दिया। अब खेला का जवाब अजीत पवार साहब कैसे देंगे? इसीलिए भागे भागे दिल्ली गए कि साहब चाचा ने तो खेला कर दिया, कुछ तो जवाब दीजिए। इसमें एक और कड़ी जुड़ती है, ये सवाल शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट जो कह रहे हैं हम असल शिवसेना है, भाई असल हो 78 पे क्यों मान रहे हो? मुख्यमंत्री भी तुम्हारा, वो पद भी तुम्हारे पास है। जो तथाकथित नकली शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, 85 सीट तो उनको मिल ही गई ना, हो सकता है वो 90 भी हो जाए, वो ज्यादा सीटों पर लड़ते दिखेंगे। तो बिल्कुल हो सकती, 90 या 92 सीटें भी हो सकती हैं। चाचा ने एक साथ कई मैसेज दे दिए और खेला ये कर लिया कि अब सबको चाचा के पास जाके नतमस्तक होना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस चाहे शिवसेना। तो चाचा ने तो खेला कर लिया। रही बात कांग्रेस और शिवसेना की, तो दोनों में खींचतान चल रही है। शिवसेना बहुत ज्यादा दावे कर रही है, कुछ ज्यादा सीटें चाहिए, खासतौर पर विदर्भ की सीटों को लेकर बड़ी खींचतान है, क्योंकि विदर्भ में अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि वो जीतेंगे। अब मैं आपको एक थोड़ा सा आंकड़ा दे दूं, एक सर्वे कांग्रेस ने कराया, उस सर्वे के 3 सर्वे हो चुके, तीसरा सर्वे भी आ गया है। पहले सर्वे में कांग्रेस ने कहा था कि विदर्भ में 39 सीटों पर जीत हासिल होगी, दूसरे सर्वे में वो आंकड़ा घट के 29 पे आ गया, और अब जो बात चल रही है उसमें 26 सीटों पर आ रहा है। तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान विदर्भ में हो सकता है यदि सीटें नहीं मिली तो। अब जाहिर तौर पर इस खेले में चाचा ये भी चाहते कांग्रेस भी कंट्रोल, हजारों की तादाद में राय मिल रही है हमें, और एक जो राय है बाकायदा मैं पढ़ना चाहूंगा, वो सवाल के तौर पर आखिरी सवाल आपसे पूछना भी चाहूंगा। महायुति या महाविकास अघाड़ी दोनों जगह बिग ब्रदर बनने की लड़ाई है। ये रवि कुमार हैं सीतामढ़ी वासी, ये कह रहे हैं बिग ब्रदर बनने की भी लड़ाई हो रही है क्या? और इसमें बिग ब्रदर देखिए, महायुति में तो बीजेपी है ही, या उसमें भी पेंच आ रहा है? नहीं, महायुति में बीजेपी भले ब्रदर है, लेकिन उसकी मुश्किल है कि इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कार्यकर्ता बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री यदि एकनाथ शिंदे को बनना है तो बीजेपी में मेहनत ही क्यों करे। इसलिए बीजेपी ये सब कर रही है कि कार्यकर्ता को बताया जाए कि नहीं, हम ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं, ज्यादा सीटों में जीते तो सरकार और मुख्यमंत्री अपना हो गया। बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रियलिटी चुनाव के बाद पता चलेगी। तो दिलचस्प होता जा रहा है महाराष्ट्र का घमासान, सीटों को लेकर खींचतान अभी जारी है, और खींचतान के बाद भी चेहरा कौन सबसे बड़ा बनकर उभरेगा, ये सवाल भी लगातार पूछा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।